Dear students, today we are going to discuss electrostatic voltmeter. Okay, board पर लिखा हुआ है. There are few diagrams which are previously drawn at the board. Now, before discussing electrostatic voltmeter, let me put few points related to electrostatic type instruments. In electrostatic type instruments, the deflecting torque produced on a charge electrode by the action of electrostatic field. Electrostatic field की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज कंडक्टर पर प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से मोशन होता है. दैट मोशन कैन बी यूटिलाइज बाय द प्रॉपर मैकेनिकल कनेक्शन ऑफ द मूविंग प्लेट to the pointer, and that pointer can be the pointer can be run over a scale, and that scale can be calibrated in terms of voltage. Okay, so this is about. Now there are two mechanisms which are drawn on the board. तो मैं इनको पहले आपको जूम करके दिखा देता हूँ, इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ. that then we will go through the actual mechanism. Okay, now you see now this is figure 1 जो सबसे ऊपर बनी हुई है. You see, this is figure 1. Essentially, it is having two plates. One is movable plate, another is fixed plate. The voltage to be measured is connected to this fixed plate, and this is movable plate which is connected to a spring which is connected to a fixed support. ये स्प्रिंग एक फिक्स सपोर्ट है. एट द सेम टाइम यू कैन सी दिस राइट मैकेनिज्म. इट इज बेसिकली मैकेनिज्म विच इज कनेक्टेड टू ए मिरर विच इज रोटेबल, विच इज मूवेबल, और इट इज ए रोटरी मैकेनिज्म. यहाँ पर ये जो मिरर लगा हुआ है ये मूव कर सकता है. अगर ये आपकी जो मूवेबल प्लेट है ये ऐसे करके मूव करती है, then that can be rotate. Then there is a fixed light. You can see fixed light source. लाइट सोर्स की जो लाइट रेज है मिरर पर पड़ती हैं, मिरर से पड़कर वो यहाँ पर आती हैं. तो इस फिक्स्ड लाइट सोर्स की जो इमेज यहाँ स्केल पर पड़ती है, that can be read. It is readable. Now if the mirror moves, then the position of the image of the light source will also move. That can be readable. तो इसके अंदर पूरा होता क्या है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो समझ लीजिए. When the high voltage is connected over this fixed plate, then there will be charges. Suppose these are the positive charges. जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस उभरेंगे, वो क्या करेंगे कि ये जो आपकी मूवेबल प्लेट है, इससे वो फौरन नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेंगे या इससे फेच कर लेंगे, जो कि इधर सरफेस पर आ जाएंगे. बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर डेवलप हो जाएगी. यहाँ पर चार्ज जैसे ही नेगेटिव आएंगे, तो याद रखिए ये नेगेटिव चार्ज अलग से तो पैदा हो नहीं सकते, ये इसी मटेरियल के होंगे. तो यहाँ पर कहीं पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट होंगे. ये जो पॉजिटिव चार्ज है that can be neutralized by connected it to the ground. Now actually क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज क्योंकि हमें यहाँ पर बाकी नहीं रखना है, तो यहाँ ग्राउंड पे कर देते हैं. सो दिस मैकेनिज्म कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड दैट यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली ग्राउंड से खींचे हैं इस प्लेट ने, हम ये कह सकते हैं. ओके, सो दिस इज सो. नाउ जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गए. यहाँ नेगेटिव चार्ज बेसिकली ग्राउंड से आ गए या इसी प्लेट के थे, इस प्लेट के थे, तो यहाँ के पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गए ग्राउंड से. ये बात हो गई. क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव, देन देयर विल बी ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवर हियर. सपोज अट्रैक्शन करने के बाद ये यहाँ आ चुकी है प्लेट, ये यहाँ आ चुकी है, तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट x भी कवर किया है.
सपोज यहां पर एक फोर्स लगी थी F, इसने डिस्प्लेसमेंट x कवर किया है. नाउ यू कैन सी देयर इज ए चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट. सो एसेंशियली देयर इज ए चेंज इन कैपेसिटेंस. Since there is a change in capacitance which is a function of the voltage, since there is a change in capacitance, then there will be a change in stored energy as well. So concept of principle of conservation of energy will be utilized in order to find the value of theta which is associated with this light rays, okay, in terms of change in voltage over here. Okay, suppose इनिशियली देयर वाज ए वोल्टेज V. हम इस चीज को अभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब करेंगे तब समझेंगे. ओके, तो ये हाई वोल्टेज यहां पे देते हैं. नाउ सेकंड पार्ट हम समझने की कोशिश करते हैं. नाउ यू सी, this is a rotary motion illustration for electrostatic voltmeter. Now there are again two plates. One is this black one and another is this red one, and the black one is fixed plate and the red one is suppose moving plate, and these two plates are moving one over each other. Okay, ये प्लेट अट्रैक्शन फोर्स की वजह से भी मूव करेगी या रिपल्शन की वजह से भी मूव करेगी या दोनों की वजह से भी करेगी. तो थीटा या तो यहां पर लेंगे आप या ये वाला थीटा लेंगे. दैट इज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ पॉइंट. सो ये कोई इतनी खास बात नहीं है. इसको आप जो है वो ऐसे ही याद रखेंगे. ओके, सो ये कैसा मैकेनिज्म है? ये रोटरी मैकेनिज्म है. यहां पे बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं गई है. हाँ, अलबत्ता स्प्रिंग यहां पर दिखाई गई है. स्प्रिंग क्या काम करती है भाई? स्प्रिंग बेसिकली कंट्रोल करती है मोशन को. नाउ लेट मी टॉक अबाउट द एक्चुअल apparatus. ओके, जो इसका एक्चुअल apparatus है, अब हम उसकी बात करते हैं. So this is the actual apparatus. Okay, in actual apparatus you can see there are capacitances or the capacitors which are connected in series. It is basically capacitor divider, and here it is at this terminal the high voltage which is to be measured is connected. Now there is a fixed plate which is connected to a particular terminal in between these two capacitors, and it is say grounded, and you see there is a dome of terminals. One is G, another is M. It is mounting plate or the moving plate. Essentially there is a balance mechanism. Balance of weight is utilized for the purpose of motion of this plate. तो ये एक moving plate है. Now there is a gap between these two plates. Now if you change the gap, the capacitance between these two plates varies from 5 to 50 picofarad. Okay, now in between these two gaps or this gap, या तो ये gap या ये gap, इसके अंदर क्या होगा? बेसिकली या तो एयर होती है या SF6, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स which is having high dielectric strength. ये आप लोगों ने सर्किट ब्रेकर्स के अंदर पढ़ा होगा. तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड में ऑल्सो बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ वोल्टमीटर्स. ओके, सो दिस इज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ दिस electrostatic voltmeter. Now let us talk about actual mathematical analysis and how do we measure the थीटा इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज. उसको हम कर लेते हैं. तो उसके लिए मैं बोर्ड के खाली वाले हिस्से पर फोकस करता हूं. ओके,
अब ध्यान से समझिए, क्या हम पढ़ने वाले, हम बेसिकली चेंज करेंगे वोल्टेज को V से हम चेंज करेंगे V प्लस dV पर। वो बात समझ में आई? जब ये वोल्टेज हमने दे रखा था तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट x हो चुका था, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x प्लस dx हो जाएगा। ठीक है, हमने वोल्टेज को चेंज किया V से dV, यानी dV हमने चेंज किया तो डिस्प्लेसमेंट x से x प्लस dx हो गया। बात समझ में आती है? जिस वक्त हमने वोल्टेज V दे रखा था, डिस्प्लेसमेंट x था, सपोज कैपेसिटेंस C क्रिएट हो रखा था दोनों प्लेट्स के बीच में, तो ये कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगा। सपोज इट इज चेंज बाय DC। कोई परेशानी नहीं है यहां पर। जैसे ही हमने एक वोल्टेज चेंज किया, यानी ये dV हमने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम के अंदर, वैसे ही ये dx आ गया हमारे पास और DC चेंज हुआ। क्योंकि कैपेसिटर चेंज हुआ है, दैट मीन्स कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हुई है, दैट मीन्स रिएक्टेंस चेंज हुआ है। रिएक्टेंस चेंज हुआ है, देन देयर विल बी ए कैपेसिटिव करंट, देन देयर विल बी ए कैपेसिटिव करंट। कैपेसिटिव करंट एक फ्लो करेगा। बात समझ में आ रही है? नाउ वो कितना होगा, I इज इक्वल टू dq बाई dt, इतना होगा। Q को रिप्लेस कर दिए V इंटू C से dt। अब इन दोनों क्वांटिटीज को देखिए ध्यान से, वन इज वोल्टेज एंड अदर इज कैपेसिटेंस। वोल्टेज आपने खुद चेंज किया है, वोल्टेज के चेंज होने की वजह से कैपेसिटेंस चेंज हो गया है, तो ये दोनों चीजें वेरिएबल हैं। दोनों चीजें वेरिएबल हैं तो हम कांस्टेंट बाहर नहीं निकाल सकते। वी विल अप्लाई ए प्रोडक्ट रूल, हेंस V dC बाई dt, सॉरी यहां पर dC होगा प्लस C dV बाई dt। बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है, dt को कॉमन ले लीजिए तो हम लिख देंगे I dt इज इक्वल टू V dC प्लस C dV। वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, तो हम क्या लिख देंगे, V I dt इज इक्वल टू V स्क्वायर DC प्लस C V dV। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जो सिस्टम को दी गई है। ये वो चेंज एनर्जी है, इट इज इंक्रीमेंटल एनर्जी, इट इज दैट इंक्रीमेंटल एनर्जी। बात समझ में आ गई? इसको हम डिब्बे में बंद कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं, यूज करेंगे इसको बाद में। इट इज इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? ये वाली। बात समझ में आई? अब चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी की बात करेंगे। स्टोर्ड एनर्जी के अंदर चेंज कितना हुआ है? ठीक, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कहां पर स्टोर थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? हाफ CV स्क्वायर होती है वो किसके बराबर थी? हाफ CV स्क्वायर। वोल्टेज चेंज हुआ है, कैपेसिटेंस भी चेंज हुआ है। न्यू एनर्जी कितनी है? फाइनल एनर्जी कितनी है? फाइनल, ये लाइन मिटा देता हूं वरना आपको लगेगा कि डिवाइड कर रहा हूं। फाइनल एनर्जी कितनी है? हाफ C प्लस DC एंड V प्लस
dv स्क्वायर। फाइनल एनर्जी इतनी है या नहीं? अब चेंज इन एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, यहां तक का नजर आ रहा है। चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी कितनी होगी? फाइनल में से, फाइनल एनर्जी में से क्या चीज माइनस कर दूं मैं? इनिशियल एनर्जी माइनस कर दूं। इनिशियल एनर्जी को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास चेंज इन एनर्जी आ जाएगा। बात समझ में आई? तो यानी इस एनर्जी में से मैं इस एनर्जी को माइनस कर दूं तो मेरे पास चेंज इन एनर्जी आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं मिटा देता हूं। मैंने मिटाने से पहले आपको अभी यहां जो सर्किट बन रहा था इसमें गार्ड रिंग्स थी, गार्ड रिंग्स। तो गार्ड रिंग्स का पर्पस नहीं समझाया था। गार्ड रिंग्स आर यूज्ड फॉर अवॉइडिंग कोरोना। तो ये चीज आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। द गार्ड रिंग्स, ये मैं लिख देता हूं यहां पर। गार्ड रिंग्स आर यूज्ड टू अवॉइड कोरोना। हाई वोल्टेज है, डिस्टेंस कम है, गैप कम है, कोरोना स्टार्ट हो सकता है। तो कोरोना को अवॉइड करने के लिए हम गार्ड रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। कोरोना कैसे उससे अवॉइड हो जाता है दैट इज नॉट एक्चुअली इंपॉर्टेंट अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर पढ़ रहे तो। नाउ अब हम चेंज इन एनर्जी निकाल लेते हैं। चेंज इन एनर्जी निकालने के लिए हम फाइनल एनर्जी रखते हैं। फाइनल एनर्जी इज दिस हाफ C प्लस DC V प्लस dV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या आएगा? ये आएगा चेंज इन एनर्जी। ये हमने क्या निकाला? चेंज इन एनर्जी। तो मैं इसको नाम देता हूं सपोज DE। चेंज इन एनर्जी को मैंने लिखा DE। तो अब ये DE किसके बराबर हो जाएगा? DE, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हाफ को हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। C प्लस DC को ऐसे ही लिखते हैं। यहां पर लिखेंगे इसको V स्क्वायर प्लस DV स्क्वायर प्लस 2V DV। ओके, इसको ब्रैकेट में कर देंगे और माइनस CV स्क्वायर। CV स्क्वायर का जो हाफ था वो बाहर आ चुका है। इसके ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। हाफ C और V स्क्वायर, C और V स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? प्लस C DV स्क्वायर प्लस 2V C DV। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं DC को प्लस V स्क्वायर DC। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस DC DV स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2V DV DC। अब फाइनली ये टर्म लिख देंगे माइनस CV स्क्वायर। ठीक है, हाफ ये बाहर है। अब कौन कौन सी चीज हम काट सकते हैं वो लिखेंगे। देखिए CV स्क्वायर माइनस CV स्क्वायर ये काट देंगे हम। दूसरी खास बात जो है वो ये है कि जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, देखिए DV बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, DV स्क्वायर और छोटी हो जाएगी। जैसे 0.5 1 से कम होता है, 0.5 का स्क्वायर और छोटा हो जाता है, 0.25 हो जाता है। ठीक है, तो जब कोई क्वांटिटी 1 से बहुत ज्यादा कम है उसका स्क्वायर और ज्यादा कम हो जाएगा। दैट DV स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड, दैट DV स्क्वायर कैन ऑल्सो बी इग्नोर्ड। बात समझ में आ गई नहीं आ गई?
डीवी और डीसी ये दोनों छोटी छोटी क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो दैट कैन ऑल्सो बी पुट 0, दैट कैन इजीली इग्नोर्ड विदाउट लूजिंग एनी एक्यूरेसी। बिना किसी एक्यूरेसी को गवाए हुए हम इनको इग्नोर कर सकते हैं। भैया चेंज इन एनर्जी किसके बराबर आ गया? मैं यहां पर एक लाइन खींच देता हूं, चेंज इन एनर्जी डीई किसके बराबर आ जाएगा? हाफ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका वीसी एंड टीवी। हाफ को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हाफ वी स्क्वायर डीसी। ओके, ये क्वांटिटी आ गई, ये चेंज इन एनर्जी है। अब आपके पास क्या है? आपके पास इनपुट एनर्जी है, आपके पास चेंज इन एनर्जी है। ये जो आपने एनर्जी का बदलाव दिया था सिस्टम को, ये कहां कहां यूटिलाइज हुआ? ये एक तो यूटिलाइज हुआ यहां पर। ये कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर है। इट इज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और एसोसिएटेड विद चेंज इन कैपेसिटेंस। ये डीसी जो है बेसिकली एसोसिएटेड इन चेंज इन कैपेसिटेंस। ये कहां पर स्टोर्ड है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर्ड है। कहां से आई है? ये जो इनपुट एनर्जी दी थी यहां से ये आई है। लेकिन क्या ये सिर्फ यहीं पर यूटिलाइज हुई है? नहीं। अगर आप इस फिगर को देख रहे हैं, इस फिगर को देख रहे हैं, ये जो पहली वाली फिगर थी मैं घुमा के दिखा देता हूं क्योंकि बात समझ में आना जरूरी है बहुत। अगर इस फिगर को देख रहे हैं आप तो ध्यान से देखिए कि यहां पर बेसिकली एक मोशन भी हुआ था, तो देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट यहां पर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स भी लगी हुई है, तो F डॉट डी किसके बराबर होगा? वर्क के बराबर होगा। जो यहां पर स्टोर हुआ था, स्टोर कहां पर हुआ है? स्प्रिंग की फोर्स के अंदर हुआ है। क्योंकि जब फोर्स एक इधर की तरफ लगती है, उसी वक्त एक स्प्रिंग इधर की तरफ एक फोर्स लगाती है, तो ये वाली जो फोर्स है, अगर इसको F डैश कहें, इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस F। ये जो F डैश फोर्स है, इसके अंदर वर्क डन स्टोर हुआ है स्प्रिंग का। जैसे ही वो वोल्टेज हट जाएगा, ये फोर्स वापस इस प्लेट को पीछे की तरफ खींच देगी। तो स्टोर्ड वर्क डन कहां से आया है? स्टोर्ड वर्क डन इस इक्वेशन से आया है, इस एनर्जी से आया है। दैट मींस ये एनर्जी दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हुई है। एक तो कहां पर हुई है? यहां पर एनर्जी स्टोर हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, और दूसरी यहां पर जो ये मोशन हुआ है, यानी यहां स्प्रिंग के अंदर जो वर्क स्टोर हुआ है, एक वहां पर गई। तो यानी ये एनर्जी इसके प्लस वो जो मोशन हुआ है उसके बराबर होगी, राइट? तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कुछ चीजें मैं मिटा देता हूं, फिगर नहीं मिटाता, ये चीज मिटा देता हूं। ओह, मैंने ये मिटा दिया। एनीवे, तो इनपुट एनर्जी किसके बराबर है? CV dV प्लस V स्क्वायर DC इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्लस कौन सा वर्क डन? मैकेनिकल वर्क डन है। कौन सी फोर्स? जो स्प्रिंग लगा रही है, F डॉट dx। बात समझ में आ रही? ये चीज नजर आ रही है आपको यहां तक? F डॉट dx, ये देखना पड़ेगा मुझे कि dx नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, नजर आ रहा है। बात समझ में आ गई? अब हम लिख लेते हैं सारी चीजों को। CV dV प्लस V स्क्वायर DC इज इक्वल टू DE किसके बराबर है? VC dV प्लस हाफ V स्क्वायर DC
प्लस एफ डॉट डी एक्स। अब ध्यान से देखेंगे आप यहां पर, तो ये दो क्वांटिटी एक से हो गई है, सीवी डीवी, ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहां पर वी स्क्वायर डीसी है, यहां पर हाफ वी स्क्वायर डीसी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डी एक्स विल बी इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर डीसी, यानी चेंज इन कैपेसिटेंस। बात समझ में आ गई। इसमें से ये आधा चला गया तो आधा बचेगा। एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगी हाफ वी स्क्वायर डीसी बाई डी एक्स। चेंज इन कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द मूविंग प्लेट, इसका रेशो मल्टीप्लाई कर दें वोल्टेज के स्क्वायर से, मल्टीप्लाई कर दें हाफ से, तो वो फोर्स आ जाएगी जो स्प्रिंग लगा रही है, या वो फोर्स आ जाएगी जो किस प्लेट पर लग रही है, मूविंग प्लेट पर लग रही है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, और नीचे का मिटा देते हैं थोड़ा सा। दूसरा एक रोटेटिंग मैकेनिज्म बताया था मैंने आपको, एक तो रोटरी मैकेनिज्म बताया था, एक मैंने आपको लीनियर मोशन का बताया था, एक रोटरी का बताया था। तो लीनियर वाले के लिए तो ये हो गया, रोटरी वाले के लिए जब रोटेशनल मोशन में हम फोर्स को कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाती है टॉर्क। कौन सी टॉर्क होगी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगी। किसके बराबर हो जाएगी, हाफ वी स्क्वायर चेंज इन कैपेसिटेंस। ये जो dx था ये था लीनियर मोशन, अब रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं हम सिस्टम को, तो ये हो जाएगा बेसिकली डी थीटा। बात समझ में आ गई। फॉर स्टेबल मैकेनिज्म दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क अगर स्प्रिंग मैकेनिज्म है तो वो बराबर हो जाएगा के थीटा के। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि टाउ डी की जगह मैं लिख सकता हूं के थीटा इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर डी सी अपॉन डी थीटा। बात क्लियर हो गई। थीटा को यहीं छोड़ दीजिए, 1/2 के वी स्क्वायर डी सी अपॉन डी थीटा। इक्वेशन आ गई फाइनल। बात समझ में आ गई। ये जो थीटा है ये डिफ्लेक्टिंग एंगल है या डिफ्लेक्शन है। 1/2 के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, v इज द वोल्टेज टू बी मेजर्ड, जिस वोल्टेज को हमें मेजर करना है उसका स्क्वायर है। डीसी चेंज इन कैपेसिटेंस पर यूनिट चेंज इन थीटा, यानी चेंज इन डिफ्लेक्शन पर यूनिट चेंज इन डिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, यहां से हम क्या चीज कह सकते हैं, दिस थीटा यानी डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। सबसे पहली बात जो यहां से हमें पता लगेगी वो क्या लगेगी, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है थीटा, दैट मींस हम एसी भी मेजर कर सकते हैं, डीसी भी मेजर कर सकते हैं। बात समझ में। नेगेटिव वोल्टेज होगा ही नहीं कभी, हम नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो भी पॉजिटिव मानेगा वो उसको, पॉजिटिव देंगे तो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है यहां पर। ठीक, तो यहां पर जो पहला पॉइंट है दैट कैन be revealed from this equation that both AC and DC voltages can be measured. AC और DC वोल्टेज दोनों मेजर करेंगे। दूसरी बात, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, स्केल कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा, नॉन लीनियर स्केल। स्केल कैसा होगा इसका, नॉन लीनियर होगा। ये दो बातें हो गई। कितने वोल्टेज तक के लिए हम इसको मेजर कर सकते, कितने वोल्टेज तक के लिए हम इसको यूज करते हैं इस तरह के वोल्टमीटर को। इसके लिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि मुझे अभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी लिखनी है। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एडवांटेजेस।
पहली एडवांटेज आपकी समझ से क्या है? पहली एडवांटेज मैं बताता हूं, सिंस कैपेसिटर्स आर यूज्ड, कैपेसिटर्स आर रिएक्टिव एलिमेंट्स, रिएक्टिव एलिमेंट है तो एक्टिव पावर कोई कंज्यूम नहीं हो रही इसके अंदर ज्यादा, सिर्फ कैपेसिटर्स के अंदर कैपेसिटेंस जहां फॉर्म हो रही है वहां जितना रेजिस्टेंस आ रहा है टर्मिनल्स पर, वही रेजिस्टेंस पर एक्टिव पावर कंज्यूम हो रही है, अदरवाइज देयर इज नथिंग, nowhere the active power is consumed. So active power is less, active power loss is less. Active power less का मतलब क्या है? लो लोडिंग इफेक्ट, लो लोडिंग इफेक्ट. दिस इज द मेन and chief advantage of electrostatic voltmeter. Otherwise we are directly measuring the high voltage डायरेक्ट मेजर करने में समझ में बात ये आती है कि लोडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है. बात समझ में आई? एक बात हो गई. दूसरी बात, इस वोल्टमीटर को हम यूज कर सकते हैं 600 किलो वोल्ट तक. 600 किलो वोल्ट वोल्टेज में बी यूज्ड, may be measured. ओके, 600,000 वोल्टेज तक हम मेजर कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द चीफ डिसएडवांटेज? चीफ डिसएडवांटेज इज, मेन डिसएडवांटेज, इसके साथ सेंसिटिविटी इशू है, सेंसिटिविटी इशू है. सेंसिटिविटी, क्योंकि इसके साथ सेंसिटिविटी इशू है तो वोल्टेज लेस देन 50 वोल्ट कैन नॉट बी मेजर्ड. 50 वोल्ट से कम का वोल्टेज हम मेजर नहीं कर सकते. दूसरी बात कि इसका स्केल जो है वो नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर स्केल, नॉन लीनियर स्केल है. ओके, सो दिस इज अबाउट theory and derivation of the deflection as well as two kinds of mechanism. काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी. नोट्स मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहें तो मैंने जो जहाँ से रेफरेंस लिया है आप भी वहाँ से ले लिए. मैंने जो रेफरेंस लिया है वो एक कोर्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, AK सानी साहब की जो किताब है जिसको हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, सबसे मोटी वाली जो इंस्ट्रूमेंटेशन की किताब है उससे हमने रेफरेंस लिया है. तो प्लीज़ गो थ्रू दैट, उससे आप देख लीजिए, बहुत अच्छी किताब है. ठीक है, जितनी बातें मैंने बताई हैं, ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द पर्पज ऑफ वाइवा वोसी, फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल वाइवा एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन इज कंसर्न. इसको इसकी जो आपकी टॉर्क इक्वेशन है इसका डेरिवेशन आप सीख लीजिए. सॉरी, इसका जो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है या डिफ्लेक्शन, हाउ द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज, इसको आप सीख लीजिए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.